कि चंद्रबाबू नायडू क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे 5 साल तक साथ देंगे? क्या नीतीश कुमार लगातार 5 साल तक जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच राह में ये धोखा दे दे? इस तरह के लोग सवाल उछालते हैं और विपक्ष भी लगातार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। नरेंद्र मोदी ने जब से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं और कहीं कहीं लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, कहीं कहीं लोग ये मुद्दा उछाल रहे हैं कि ये मोदी सरकार कितनी स्थायी होगी, ये मोदी सरकार कितने दिन तक चलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार का चुनाव जो नतीजे आए उसमें किसी भी पार्टी को अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी जो पिछले 2 बार से लगातार अपने दम पर बहुमत में आ रही थी, इस बार बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई और एनडीए को तो हालांकि बहुमत मिला है, लेकिन लोग इस तरह के कयास लगाते हैं, लोग इस तरह से सवाल उछालते हैं कि चंद्रबाबू नायडू क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे 5 साल तक साथ देंगे? क्या नीतीश कुमार लगातार 5 साल तक जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच राह में ये धोखा दे दे? इस तरह के लोग सवाल उछालते हैं और विपक्ष भी लगातार इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए लोग भी ये सवाल पूछते हैं। हालांकि मैं कोई राजनीतिक भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जहां तक जितनी राजनीतिक समझ मेरे पास है उसके अनुसार मैं आपको यह कह रहा हूं कि यह सरकार तब तक चलेगी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, यह सरकार तब तक चलेगी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने ठान लिया कि सरकार को 5 साल तक चलाना है तो यह सरकार 5 साल तक चलेगी, पूरी ठसक के साथ चलेगी। अभी जिस तरह से शुरुआत हुई है, आपने देखा होगा शुरुआत में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी सरकार चला रहे हैं, उससे कहीं पर भी नहीं लग रहा कि वो किसी के दबाव में है। लोगों ने तमाम तरह की स्टोरीज उछाली, मीडिया में लोगों ने कहा कि भाई इस पद के लिए दबाव, इस मंत्री पद के लिए दबाव है, उस मंत्री पद के लिए दबाव है, इतने मंत्री पद मांग रहे हैं, स्पीकर का पोस्ट मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं। जो नीतीश कुमार हैं या चंद्रबाबू नायडू हैं, दोनों ने नरेंद्र मोदी को कहा आप जैसे सरकार चलाना चाहते हैं चलाइए, हम आपको पूरा समर्थन करेंगे। और नरेंद्र मोदी भी पूरे शान के साथ, पूरी ठसक के साथ अपनी सरकार चला रहे, कहीं से किसी दबाव में नहीं लग रहे। लेकिन अभी देखिए कि पिछले हफ्ते ही राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स, एक जो लंदन से प्रकाशित होने वाला अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स में एक इंटरव्यू दिया और अपने इंटरव्यू में कहा कि ये जो सरकार है ना, मोदी सरकार, ये बड़ी कमजोर पिच पर है और मैं जब चाहूं इसको गिरा सकता हूं। ये राहुल गांधी ने कहा कि ये जो एनडीए के कई लोग जो हैं मेरे से संपर्क में हैं और मैं जब चाहूं, एक भी गलती होगी तो सरकार गिर जाएगी, मैं जब चाहूं इस सरकार को गिरा सकता हूं। ये राहुल गांधी का बड़बोलापन था और ये राहुल गांधी का बड़बोलापन एक्सपोज हो गया अभी स्पीकर के चुनाव में। ये कैसे एक्सपोज हुआ और कैसे स्पीकर के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी हैं और बीजेपी और एनडीए ने पूरी कांग्रेस की जो पूरी रणनीति थी, कैसे उस पर पानी फेर दिया, कैसे राहुल गांधी के जो सपने हैं उनको चकनाचूर कर दिया। ये विपक्ष का जो पूरा ख्याली पुलाव था, उस पुलाव में जो है पलीता लगा दिया इस चुनाव में। कैसे, इसके सारे मैं आपको कहानी बताऊंगा क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं फिर आपको ये बता रहा हूं, जैसा मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, ये सरकार तब तक चलेगी जब तक नरेंद्र मोदी चाहेंगे और इसलिए इस सरकार को 5 साल चलने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात अब तय मानी है। अब मैं आता हूं राहुल गांधी की बात पर। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा, और ये जो स्पीकर का चुनाव हुआ इसके पीछे क्या पूरी की पूरी कहानी क्या थी। देखिए, ये जो स्पीकर का चुनाव था, इस स्पीकर के चुनाव के समय कांग्रेस की तरफ से और पूरे विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक पोजीशन ली और कहा कि हमको जो है पहले ये तय कीजिए, पहले हमको बताइए कि हमको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देंगे और तब हम जो है आपके स्पीकर के सपोर्ट करेंगे। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी जो है शर्त के साथ हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं और आप हमारे स्पीकर को समर्थन कीजिए, सब लोग आपसी सहमति से स्पीकर को चुनेंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के बारे में सोचा जाएगा। तो विपक्ष ने जो है तमाम तरह की चीजें गिनानी शुरू करी, तमाम तरह की कहानियां बनानी शुरू करी, तमाम तरह की परंपराओं का जो है उदाहरण देना शुरू किया। जबकि सच तो यह है
कि पूरे देश में जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, जहां भी जिन भी राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, उन राज्यों में विपक्ष ने स्पीकर, उन राज्यों की विधानसभाओं में विपक्ष ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद अपने पास रखा। एक भी पद जो है ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ कि डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष को दे दिया हो, यानी बीजेपी या एनडीए के घटक दल को, ऐसा कहीं नहीं हुआ। अब ऐसे में विपक्ष यहां पर किस मुंह से परंपराओं की बात करते हैं समझ में नहीं आता। बहरहाल वो छोड़ दीजिए। लेकिन जब ये सारी चीजें चली और सरकार ने कहा हम किसी तरह की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये बात हुई। तो फिर जो है ये कांग्रेस ने कहा कि हम अपने सांसद के सुरेश को उन्होंने कहा कि हम स्पीकर का चुनाव लड़ाएंगे, और कांग्रेस ने उनको स्पीकर के चुनाव में उतार दिया। लेकिन अगर कांग्रेस ने अगर अपने नेता को स्पीकर के चुनाव में उतारा, मैदान में उतारा, तो सवाल यह है कि मैदान छोड़कर कांग्रेस भाग क्यों गई। मैं क्यों कह रहा हूं भाग गई, कि अगर आप चाह रहे थे चुनाव करवाना और आपको अगर यह लग रहा था, कांग्रेस को शायद कहीं से लग रहा होगा, कहीं से फीलर आए होंगे, या शायद राहुल गांधी इस गुमान में होंगे, या राहुल गांधी को किसी ने गलत ट्वीट दे दिया होगा कि हम जो है एनडीए को हरा सकते हैं, एनडीए के लिए मुश्किलें खड़े कर सकते हैं, ऐसी तमाम चीजें आई होंगी। तो ये सोच करके कांग्रेस ने एक स्टैंड लिया और पूरे विपक्ष को कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम जो है स्पीकर का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब स्पीकर के चुनाव की नौबत आई और जब संसद में जब इसके ऊपर जो है, पहले तो जैसा होता है, जैसी परंपरा है, पहले ध्वनि मत से जो है लोगों को कहा गया वोट देने के लिए, लोगों ने ध्वनि मत से जब अपना वोट दिया, उसके बाद जो है जो प्रोटेम स्पीकर थे वो देखते रहे कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई मांग होगी कि भाई डिवीजन ऑफ वोट करवा लिया जाए। डिवीजन ऑफ वोट का मतलब होता है कि वोट एक्चुअल में फिजिकली वोट करवाया जाए और उसके बाद वोट गिने जाए कि भाई किसके पक्ष में कितने वोट पड़े, यानी जो ओम बिरला है उनके पक्ष में कितने वोट पड़े, और जो विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं जो के सुरेश, उनको कितने वोट मिले। तो डिवीजन ऑफ वोट में इसी तरह से होता है। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि जब देखा कि डिवीजन ऑफ वोट के लिए विपक्ष मांग ही नहीं कर रहा, तो फिर ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि आप जिस तरह से विपक्ष भागा है मैदान छोड़कर, डिवीजन ऑफ वोट नहीं मांगा, उसके पीछे क्या कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको सुनिएगा। दरअसल विपक्ष की तरफ से डिवीजन ऑफ वोट की मांग इसलिए नहीं की गई क्योंकि अगर डिवीजन ऑफ वोट हो जाता तो कांग्रेस जो हवा बना रही है, राहुल गांधी जो हवा बना रहे हैं, और एक परसेप्शन की लड़ाई जो लड़ रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं और सरकार कमजोर है, वो पूरा परसेप्शन जो है उसका गुब्बारा फट जाता। न सिर्फ परसेप्शन का, न सिर्फ जो है सरकार मजबूती के साथ खड़ी दिखती, बल्कि विपक्ष के घर के अंदर जो है दरारें हैं, वो दरारें दिख जाती। इसलिए जो है विपक्ष की तरफ से डिवीजन ऑफ वोट नहीं मांगा गया। और ये जो चुनाव अगर हो जाता और अगर वोटिंग हो जाती तो ये बात साफ तौर पे थी। हालांकि एनडीए के पास अभी 294 का बहुमत है, 294 का बहुमत एनडीए के पास है। लेकिन अगर ये वोटिंग हो जाती तो फिर जो एनडीए है वो 300 के पार दिखता। तो जो 400 पार चुनाव में नहीं हुआ ना, वो अलग बात है कि 400 पार एनडीए नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए 300 पार तो दिख जाता। और ये जो है कांग्रेस के लिए बहुत एक बड़ा झटका होता। इसलिए कांग्रेस ने डिवीजन ऑफ वोट नहीं मांगा। क्योंकि हुआ क्या, दरअसल जब ये चुनाव की नौबत आ गई थी तो सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस, जो ना एनडीए का हिस्सा है ना वो जो है इंडी गठबंधन का हिस्सा है, सबसे पहले वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि हम एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। ये जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। अब वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं, तो 292 प्लस 4 तो ये कितने हो जाते हैं, 296 हो जाते हैं। उसके बाद अकाली दल ने भी ऐसा संकेत दिया था। अकाली दल का सिर्फ एक सांसद है, लेकिन उसने भी संकेत दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार जो ओम बिरला उनको समर्थन कर सकते हैं। तो इस तरह से, और फिर ये भी माना गया कई छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, कई निर्दलीय जो हैं, वो सीधा सीधा ओम बिरला को सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पेच जो है वो ये आ गया कि ममता बनर्जी इस बात से नाराज थी कि कांग्रेस ने बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे सलाह किए के सुरेश को स्पीकर का उम्मीदवार उतार दिया। ममता बनर्जी इससे नाराज थी। तो इस बात की भी जो है आशंका थी कांग्रेस को कि कहीं ममता बनर्जी या कोई और सहयोगी जो है, आम आदमी पार्टी भी अब जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने खड़े हैं। पंजाब इन्हीं दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। तो फिर ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं एब्सटेन ना कर जाए, इस तरह के खतरे थे। कोई और जो है पार्टी की तरफ से कोई और घटक दल जो है वो भाग ना जाए, इस तरह के खतरे जो हैं वो समझ में आने लगे। तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब है कि जो इंडी गठबंधन के जो संख्या है वो कम हो जाती
और एनडीए की संख्या बढ़ जाती। अब जैसे ही ये आंकड़ा सामने आता, उससे एक मैसेज चला जाता कि सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं। उससे ये मैसेज चला जाता कि राहुल गांधी जो लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार को कभी भी गिरा दे सकते हैं, वो महज जो है वो सिर्फ हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं। ये मैसेज चला जाता, इससे मैसेज चला जाता कि मोदी सरकार को कोई खतरा नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मैदान छोड़कर भाग गई। लेकिन अभी ध्यान रखिए, ये पहला, मैं कह सकता हूं, ये पहला सीधा सीधा जो है एक टकराव था, पहला सीधा सीधा टक्कर थी। और ये जो 5 साल तक जो संसद चलनी है, इसमें शह और मात के बहुत सारे खेल होंगे। लेकिन फिलहाल जो पहली बाजी है वो नरेंद्र मोदी ने, एनडीए ने जीत ली है। और पहली बाजी में विपक्ष को, इंडी गठबंधन को मैदान से खदेड़ दिया है, लगभग राहुल गांधी को मैदान से लगभग खदेड़ दिया। तो फिलहाल जो है अभी के लिए ये जो सिचुएशन है वो ये है कि एनडीए का पलड़ा, नरेंद्र मोदी का पलड़ा भारी है। राहुल गांधी अभी कमजोर पिच पर खड़े हैं और अगले आने वाले दिनों की राजनीति क्या टर्न लेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।